हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। हाँ जी, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, अपना सेकंड चैप्टर, दैट इज कॉस्ट शीट। अपने नोट्स का चैप्टर नंबर 2 है कॉस्ट शीट। स्टडी मटेरियल में आई थिंक आपको 6th चैप्टर देखने को मिलेगा कॉस्ट शीट का। देखो, कॉस्ट शीट होती क्या है। कॉस्ट हम पहले भी बात कर चुके हैं, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट और ऑन प्रोवाइडिंग द सर्विसेज, दैट इज नॉन एज कॉस्ट। और जब आप उसकी रिकॉर्डिंग करते हो, क्लासिफिकेशन करते हो, समराइज करते हो, तो उस प्रोसीजर को, उस सिस्टम को कॉस्ट अकाउंटिंग बोल दिया जाता है। शीट का मतलब होता है सिंपल स्टेटमेंट। तो कॉस्ट शीट इज नथिंग, इट इज ऑल्सो नोन एज स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। और ये जो कॉस्ट शीट है वो डिपेंड करती है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे डिपेंड करती है कॉस्ट शीट कैसे बनाई जाए। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कॉस्ट शीट का फॉर्मेट दिया हुआ है। अगर आप एक प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप इस तरीके से कॉस्ट शीट बनाकर उस प्रोडक्ट की कॉस्ट, प्रॉफिट या सेल डिसाइड करते हुए चल सकते हो। तो हमें कॉस्ट शीट का फॉर्मेट यहां पे मेनली देखते हुए चलना है। अब सबसे पहला इश्यू ये भी है कि ये कॉस्ट शीट को लाने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था। देखो, कॉस्ट शीट के पीछे मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो है कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। आप इस चैप्टर में जो कॉस्ट शीट देखने वाले हो, ये स्पेसिफिकली ध्यान रखना, ये प्रोडक्ट की कॉस्ट शीट है। आप अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, ये कॉस्ट शीट आप पे अप्लाई नहीं होती। आपको एक दूसरा चैप्टर देखने को मिलेगा, सर्विस कॉस्टिंग, वो आप पे अप्लाई होता है। पहली बात तो ये, कॉस्ट शीट क्यों बनाई जाती है? प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए। दूसरा, प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस डिसाइड करने के लिए, कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, कि अगर मैं किसी प्रोडक्ट को बनाऊंगा या बना चुका हूं, अब मार्केट में मुझे उसको किस प्राइस पे बेचना चाहिए, सेलिंग प्राइस अगर मैं डिसाइड करना चाह रहा हूं, तो अगर आपको प्रोडक्ट की कॉस्ट पता चल जाए तो आप उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके मार्केट में किस प्राइस पे सेल करना चाहिए ये डिसाइड कर सकते हो। और तीसरा, जब आप मार्केट में एक्चुअल में सेल कर चुके होगे, आपको प्रोडक्ट की कॉस्ट पता होगी, तो आप यहां से प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर पाओगे, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। तो मेनली 3 ऑब्जेक्टिव यहां पे आपको सेटिस्फाई होते हुए दिखाई देंगे कॉस्ट शीट के। लेकिन केवल और केवल प्रोडक्ट की कॉस्ट शीट है ये, तो प्रोडक्ट की कॉस्ट, प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस और प्रोडक्ट का प्रॉफिट आप यहां से जान सकते हो। इश्यू ये है कि ये जो कॉस्ट शीट है वो बनाई कैसे जाए। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि कॉस्ट शीट का फॉर्मेट कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने बताया हुआ है और हमें उसी फॉर्मेट में इस कॉस्ट शीट को बनाना है। उस कॉस्ट शीट को समझने के लिए आपको 5 तरीके की कॉस्ट कैलकुलेट करनी सीखनी है। आपको 5 तरीके की कॉस्ट कैलकुलेट करनी सीखनी है। पहला, प्राइम कॉस्ट। सेकंड वन इज फैक्ट्री कॉस्ट, इसको वर्क्स कॉस्ट भी बोला जाता है। थर्ड वन विल बी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फोर्थ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एंड फिफ्थ, टोटल कॉस्ट, दैट इज ऑल्सो नोन एज कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट शीट के पूरे फॉर्मेट को कवर करने के लिए, एक लेंथी फॉर्मेट है, तो उसके पूरे फॉर्मेट को बनाने के लिए हम 5 तरीके की कॉस्ट में उसको डिवाइड कर लेते हैं। प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, टोटल कॉस्ट। हम यहां पे ये सीखेंगे कि ये 5 कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है। और जैसे ही आप 5th कॉस्ट कैलकुलेट करना सीख जाओगे, आप मान के चलो आपके सामने कॉस्ट शीट का पूरा फॉर्मेट आ जाएगा। उसके बाद आप इजीली किसी भी कॉस्ट शीट को प्रिपेयर कर सकते हो। बस कंडीशन है वो प्रोडक्ट की कॉस्ट शीट होनी चाहिए, क्योंकि सर्विस कॉस्ट शीट अलग हम बनाते हुए चलेंगे,
जॉब कॉस्ट शीट अलग बनाएंगे, बैच कॉस्ट शीट अलग बनती है, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह के लिए अलग चैप्टर है, प्रोसेस के लिए अलग चैप्टर है। तो ये स्पेसिफिकली केवल और केवल एक सिंगल प्रोडक्ट की आप अगर कॉस्ट शीट बनाना चाह रहे हो तो उस सिचुएशन में आप कॉस्ट शीट को फॉलो करते हुए चल सकते हो। सबसे पहले तो ये नाम कॉपी करो, उसके बाद मैं मूव करता हूं, एक एक कॉस्ट लेकर कॉस्ट शीट के फॉर्मेट की तरफ बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्राइम कॉस्ट। देखो प्राइम कॉस्ट होती क्या है? प्राइम कॉस्ट होती है डायरेक्ट कॉस्ट। अगर आप डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मतलब सारे के सारे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो डायरेक्ट नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड, उनको अगर ऐड कर दिया जाए सबको तो उसको बोल दिया जाता है प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट की डेफिनेशन क्या बनती है? द एग्रीगेशन, एग्रीगेशन कह दो, सम कह दो, एक ही बात है। द एग्रीगेशन ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जब हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस वर्ड यूज करते हैं तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस नहीं होते। डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस के अलावा जो डायरेक्ट नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं उनको यहां पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोला जाता है। द एग्रीगेशन ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज नॉन एज प्राइम कॉस्ट। ये प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट कैसे की जाए? आप सिंपल दो कॉलम कंसीडर कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर्स और सेकंड वन इज अमाउंट। सबसे पहले हम टारगेट लेते हैं अपना डायरेक्ट मटेरियल कंसीडर करने का। ये जो डायरेक्ट मटेरियल होता है, ये डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड होता है। और डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे कैलकुलेट किया जाए? देखो ये कॉस्ट शीट किसी न किसी पीरियड के लिए बनती है। जो भी कॉस्ट शीट होती है वो किसी न किसी पीरियड के लिए बनती है। वो मंथली हो सकती है, क्वार्टरली हो सकती है, वीकली हो सकती है, हाफ ईयरली आप बना सकते हो, ईयरली बना सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये एनुअल बेसिस पे ही बनती है, नहीं, आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली किसी के भी पीरियड के अकॉर्डिंगली बना सकते हो। हाँ, एक स्पेसिफिक पीरियड जरूर होगा इसका। मान लो से एग्जांपल मैं कहता हूं ये फॉर द मंथ ऑफ जून 2018 आप कैलकुलेशन कर रहे हो। तो सिंपल सी बात है, 1 जून ओपनिंग है और 30 जून क्लोजिंग है। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आपके पास हो सकता है। तो सबसे पहले वी हैव टू कंसिडर ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस जून मंथ में आपने जो भी परचेज किया होगा रॉ मटेरियल का वो आप यहां पे ऐड कर लो। अब मटेरियल को खरीदते वक्त हो सकता है आपका कोई कैरीज इनवार्ड का एक्सपेंस हो, कैरीज इनवार्ड कह दो चाहे फ्रेट इनवार्ड कह दो, एक ही होता है, वो आप ऐड कर लो और इसमें से माइनस कर दो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो ये आपका सबसे पहले तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा। ये आ गया आपका डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड
प्राइम कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल के साथ साथ डायरेक्ट वेजेस भी होती है, तो हम इसमें ऐड कर लेते हैं डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस को कई बार क्वेश्चन में मैन्युफैक्चरिंग वेजेस भी बोला जाता है, आप इसको मैन्युफैक्चरिंग वेजेस भी बोल सकते हो, और इसको कई बार प्रोडक्टिव वेजेस के नाम से भी जाना जाता है। तो डायरेक्ट वेजेस कह दो, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस कह दो, प्रोडक्टिव वेजेस कह दो, एक ही बात है। और वेजेस का दूसरा नाम लेबर भी होता है, तो आप इसको डायरेक्ट लेबर, मैन्युफैक्चरिंग लेबर या प्रोडक्टिव लेबर भी बोल सकते हो। और इसमें आप ऐड करेंगे डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के अलावा अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस गिवन होगा तो वो आप ऐड करेंगे, और जैसे ही आप वो ऐड करेंगे आपको आपकी सबसे पहले तो फर्स्ट कॉस्ट जो मैंने लिखी प्राइम कॉस्ट पता चल जाएगी। तो प्राइम कॉस्ट सिंपल डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड हम कंसीडर करते हैं, उसकी कैलकुलेशन है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल प्लस कैरीज इनवर्ड और फ्रेट इनवर्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस और प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो आपको आपकी प्राइम कॉस्ट पता चल जाएगी। इसको कॉपी करो सबसे पहले तो। ये जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है इसमें ये तो हमें क्लियर है कि डायरेक्ट मटेरियल नहीं होता, डायरेक्ट वेजेस नहीं होती, उसके अलावा एक्सपेंसेस होते हैं। नॉर्मली इसके अलावा और क्या क्या एक्सपेंसेस हो सकते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, देखो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में होने को तो काफी सारे एक्सपेंसेस हो सकते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंसेस वेरी करते हैं। फिर भी हम यहां पे अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एक तो अगर कोई भी कंपनी रॉयल्टी पेड करती है प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, मान लो आप जो प्रोडक्शन की प्रोसेस फॉलो कर रहे हो वो आपकी खुद की प्रोसेस नहीं बनाई हुई, किसी और की प्रोसेस है, और आपने वो प्रोसेस यूज करने के राइट्स ले रखे हैं, लाइसेंस ले रखा है, तो कहीं ना कहीं आपको हर एक यूनिट बनाने पर उन पर्सन को जिसका भी ये लाइसेंस था उनको रॉयल्टी पे करनी पड़ती है, कुछ पेमेंट करना पड़ता है उस राइट को यूज करने के लिए। दैट पेमेंट इज नॉन एज रॉयल्टी। अगर आप कोई भी रॉयल्टी पेड करते हो प्रोडक्शन करने के लिए, दैट इज नॉन एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसके अलावा अमोर्टाइज्ड कॉस्ट ऑफ मोल्ड्स एंड पैटर्न्स। देखो मोल्ड एंड पैटर्न्स क्या होते हैं? किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी आइटम को शेप देने के लिए मोल्ड्स यूज किए जाते हैं। मतलब एक तरीके का इक्विपमेंट होता है जो कि मोल्ड बोला जाता है, जो उसकी शेप होती है उसमें आप क्या करते हो, इनपुट डालते हो और वो इनपुट उसी की शेप ले लेता है। जैसे चॉकलेट्स होती है, चॉकलेट को शेप देने के लिए मोल्ड्स यूज किए जाते हैं, या फिर कोई पैटर्न, मोल्ड कह दो पैटर्न कह दो एक ही बात है। अब देखो होता क्या है, वो मोल्ड जो है कुछ टाइम तक यूज होते हैं, उसके बाद वो टूट जाते हैं, खराब हो जाते हैं, या बाद में यूज के लायक नहीं रहते हैं, तो उसकी अमोर्टाइज्ड कॉस्ट कंसिडर की जाती है। अमोर्टाइज्ड का मतलब एक तरीके से डेप्रिसिएशन ही होता है। मान लो आप कहते हो एक मोल्ड में लेकर आया, उसमें चॉकलेट बनाता हूं, आपका मानना है कि इस मोल्ड में 1000 चॉकलेट बन जाती है, और वो मोल्ड है 1000 रुपए का। 1000 रुपए का मोल्ड है, आपका कहना है कि इसमें 1000 चॉकलेट बन जाती है।
इसका मतलब उस मोल्ड को जब आप यूज कर रहे हो एक चॉकलेट बनाने के लिए, तो 1 रुपए की कहीं ना कहीं कॉस्ट आपकी क्या हो जाती है, इनकर हो जाती है, और वो मोल्ड उसके बाद यूज के लायक नहीं रहता। तो उसकी जो अमोर्टाइज कॉस्ट होती है मोल्ड या पैटर्न की, दैट इज ऑल्सो द डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसके अलावा जॉब चार्जेस पेड टू जॉब वर्कर। देखो जॉब वर्कर क्या होता है और जॉब चार्जेस क्या होते हैं। जैसे आप देखोगे ये गोल्ड स्मिथ वगैरह जो होते हैं, सुनार वगैरह जो होते हैं, वो क्या करते हैं, जॉब वर्कर को काम दे देते हैं, कहते हैं भाई आप क्या करो, इस सोने पे इस गोल्ड पे ये कारीगरी करके दे दो, बस कारीगरी करके दे दो, बाकी हम अपना काम खुद करेंगे। तो वो कारीगरी करने के कुछ चार्जेस लेगा। तो वो जो पर्सन कारीगरी कर रहा है वो है जॉब वर्कर, और उसको मैं जो पेमेंट कर रहा हूं वो है जॉब चार्जेस। तो किसी भी पर्सन से जब आप कोई थोड़ा बहुत काम करवाते हो अपने प्रोडक्ट को कंप्लीट करवाने के लिए, तो उसको बोला जाता है जॉब करवाना, और पर्सन को बोला जाता है जॉब वर्कर, और उसको जो पेमेंट किए जाते हैं उसको बोला जाता है जॉब चार्जेस पेड टू जॉब वर्कर। दैट इज ऑल्सो द डायरेक्ट एक्सपेंस। ये 3 डायरेक्ट एक्सपेंसेस आप कॉपी कर लो, एग्जाम में आपको ये देखने को मिल सकते हैं। प्राइम कॉस्ट पे एक छोटा सा क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन, डायरेक्ट मटेरियल परचेज गिवन है 6 लाख रुपए, लेकिन क्वेश्चन में डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड की भी गिवन है 7 लाख। अगर डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड मिल गया तो परचेज की अपने लिए कोई रेलेवेंसी नहीं है। तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड है 7 लाख का, डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट वेजेस है 3 लाख रुपए की, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 2,50,000 के। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स गिवन है 3 लाख के। अभी तो हमने ओवरहेड वर्क का जिक्र भी नहीं किया, हमें नहीं पता ये क्या होता है, लेकिन हमें जस्ट ये पता है कि प्राइम कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है प्राइम कॉस्ट क्या होगी वो कैलकुलेट करके बताओ। तो इसमें तो आप जस्ट सिंपल डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस का एडिशन कर दो, आपको आपकी प्राइम कॉस्ट फाइंड आउट हो जाएगी। आंसर नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ प्राइम कॉस्ट। 2 कॉलम आप बनाएंगे, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। अगर डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड गिवन है आपके पास तो परचेज की एज कोई रेलेवेंसी नहीं है अपने लिए। 7 लाख आपका डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड है, आप इसमें ऐड करेंगे डायरेक्ट लेबर, लेबर कह दो, वेजेस कह दो,
एक ही बात है, 3 लाख रुपए। और इसमें हम ऐड करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस गिवन है अपने पास 2,50,000। तो यहां से प्राइम कॉस्ट आ गई हमारी 12,50,000। दैट विल बी आवर प्राइम कॉस्ट। इसको कॉपी कर लो सबसे पहले तो। देखो, प्राइम कॉस्ट के बाद हमें समझना है अपनी सेकंड कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट को। फैक्ट्री कॉस्ट को समझने के लिए देखो, हमने अभी तक प्राइम कॉस्ट में केवल और केवल डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात की। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अलावा सेकंड कैटेगरी जो होती है एक्सपेंसेस की, वो होती है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्योंकि देखो, या तो प्रोडक्ट को बनाने में डायरेक्ट नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं जो प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, या फिर आप जैसे बिल्डिंग का रेंट पे करते हो, ऑफिस में अकाउंटेंट वगैरह की सैलरी पे करते हो, वो सारे के सारे एक्सपेंसेस क्या है, मार्केटिंग एक्सपेंसेस पे करते हो, वो प्रोडक्ट से डायरेक्टली तो रिलेटेड नहीं है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। लेकिन प्रोडक्ट की अगर आपको कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो प्रोडक्ट में तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी कवर करने पड़ेंगे और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आपको कवर करने पड़ेंगे। अब ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, इनको कॉस्ट अकाउंटिंग में ओवरहेड्स बोला जाता है। एक्चुअल में ओवरहेड क्या है, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं सबको मिलाकर एक क्यूमुलेटिवली नाम दे दिया गया ओवरहेड। ओवर का मतलब ऊपरी, हेड का मतलब खर्चे। तो ऊपरी खर्चे जो प्रोडक्ट के अंदर तो नहीं होते, लेकिन प्रोडक्ट को बनाने के लिए वो एक्सपेंसेस करने जरूरी है। बिल्डिंग जरूरी है, बिल्डिंग का रेंट जरूरी है, खुद की बिल्डिंग है तो डेप्रिसिएशन लगेगा, सुपरवाइजर को सैलरी देनी पड़ेगी, अकाउंटेंट को सैलरी देनी पड़ेगी, एडवर्टीजमेंट आपको करना पड़ेगा। तो ये जो ओवरहेड होते हैं, ये ओवरहेड मेनली 4 तरीके के होते हैं, जो हम एक एक करके टाइम टू टाइम डिस्कस करेंगे, जिसमें फिलहाल नाम आपको बता रहा हूं। एक होते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स, एक होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, एक होते हैं सेलिंग ओवरहेड्स, और एक होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ये 4 तरीके के ओवरहेड एक्सपेंसेस होते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड जो है, इसको वर्क्स ओवरहेड्स भी बोल दिया जाता है। फैक्ट्री ओवरहेड इज ऑल्सो नोन एज वर्क्स ओवरहेड। इसको कई बार मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी बोल दिया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, इसको कई बार प्रोडक्शन ओवरहेड भी बोल दिया जाता है। फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर वो एक्सपेंसेस कवर होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन फैक्ट्री में करती है, और इनडायरेक्ट नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेट करते हैं, प्रोडक्शन से रिलेट करते हैं, लेकिन डायरेक्टली रिलेट नहीं करते, इनडायरेक्ट तरीके से रिलेट करते हैं। क्या क्या कवर्ड होता है इसमें, वो हम अभी देखेंगे थोड़ी देर में। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो है, इसको ऑफिस ओवरहेड के नाम से भी जाना जाता है, और कई बार इसको जनरल ओवरहेड के नाम से भी जाना जाता है। तो एक ऑफिस में एडमिनिस्ट्रेशन नेचर के जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे अकाउंटेंट की सैलरी की मैंने बात करी, ऑडिटर वगैरह की फीस होती है, वो सारे के सारे एक्सपेंसेस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड से रिलेटेड होते हैं। इसकी भी हम बाद में बात करेंगे, इसकी भी 2 कैटेगरी होती है। सेलिंग ओवरहेड को अदरवाइज कोई अलग नाम से नहीं जाना जाता,
और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को भी किसी अलग से नाम से नहीं जाना जाता। सेलिंग ओवरहेड वो एक्सपेंसेस हैं जो कि आप अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए करते हो, लाइक एडवर्टीजमेंट वगैरह। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जो प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए एक्सपेंसेस किए जाते हैं। लाइक मान लो आप कस्टमर को डिलीवरी देने के लिए डिलीवरी वैन्स यूज करते हो, ट्रांसपोर्ट के एक्सपेंसेस करते हो, वो सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का पार्ट है। तो 4 तरीके के ओवरहेड हो सकते हैं। फैक्ट्री में अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं तो फैक्ट्री ओवरहेड बोल दिया जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन नेचर के होते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड बोल दिया जाता है। सेल करने के लिए करते हो तो सेलिंग ओवरहेड, और डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए करते हो तो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सबसे पहले तो ये 4 नाम कॉपी करो आप। इसके बाद देखो कॉस्ट शीट में आने तो ये चारों के चारों ओवरहेड है, लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा कि कॉस्ट शीट का फॉर्मेट कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली चलता है। तो हमें कहां पे कौन सा ओवरहेड कंसिडर करना है वो हम करेंगे, लेकिन ओवरहेड बताने का पर्पज ये है कि अब इन ओवरहेड को हम कॉस्ट शीट में कैलकुलेशन में इंक्लूड करना शुरू करेंगे। पहली कॉस्ट थी हमारी प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में तो केवल और केवल डायरेक्ट नेचर के एक्सपेंसेस आते हैं। इसके बाद सेकंड कॉस्ट आती है हमारी फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाए? देखो फैक्ट्री कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए भी ऑफ कोर्स हम 2 कॉलम कंसीडर करते हैं, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। तो आपकी जब कॉस्ट शीट बनेगी तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करोगे। तो हम फैक्ट्री कॉस्ट में सबसे पहले तो जो प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट किया था वो कंसीडर कर लेते हैं। अब प्राइम कॉस्ट में सबसे पहले एडिशन किया जाता है फैक्ट्री ओवरहेड का, और जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, फैक्ट्री ओवरहेड इज आल्सो नोन एज वर्क्स ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड, किसी भी नाम से गिवन हो ऐड कर लेना। जैसे ही आप प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करोगे, दैट इज नोन एज ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। देखो 2 वर्ड होते हैं, एक होता है ग्रॉस और एक होता है नेट। ग्रॉस हमेशा ये बताता है कि इसमें कुछ ना कुछ प्लस माइनस एडजस्टमेंट बाकी है, और नेट फिगर कहता है मैं अब कंप्लीट हूं, मुझे कोई एडजस्टमेंट बाकी नहीं है। तो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में हम एडजस्टमेंट करते हैं, हम इसमें ऐड करते हैं ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, और हम इसमें से माइनस करते हैं क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। तो ये आपको जो फिगर मिलेगी ये मिलेगी नेट फैक्ट्री कॉस्ट। अब माइंड में थोड़ा सा किसी बच्चे के डाउट आ सकता है कि वर्क इन प्रोग्रेस ये क्या होता है। देखो जो इन्वेंट्री होती है उसकी 3 स्टेजेस होती है। सबसे पहले आप जब माल खरीद के लाते हो वो मटेरियल होता है। मान लो आपकी कंपनी शर्ट बनाती है, तो जब आप कपड़ा खरीद के लाए तो वो रॉ मटेरियल था, और जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उस पर काम शुरू तो कर देता है लेकिन काम कंप्लीट नहीं करता अभी, तो जब काम शुरू हो जाता है और जब तक वो कंप्लीट नहीं होता
तब तक वो वर्क इन प्रोग्रेस कहलाता है कि काम अभी चल रहा है। और जब वर्क इन प्रोग्रेस का काम खत्म हो जाता है तब जाके वो फिनिश्ड गुड्स बन जाता है। तो जब आप किसी पर्टिकुलर डेट पे कोई कैलकुलेशन कर रहे होते हो तो आपके पास कुछ मटेरियल स्टोर में होते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम चल रहा होता है, कुछ वर्क इन प्रोग्रेस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में होता है, और फिनिश्ड गुड्स आपके पास कुछ वेयर हाउस में रखा हुआ हो सकता है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के पास एक पर्टिकुलर डेट पे ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल भी हो सकता है, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस भी हो सकता है, और ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स भी हो सकता है। रॉ मटेरियल ओपनिंग और क्लोजिंग हम डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड करते वक्त एडजस्ट कर लेते हैं, और वर्क इन प्रोग्रेस हम एडजस्ट करते हैं जब हम फैक्ट्री कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। फिनिश्ड गुड्स की एडजस्टमेंट अभी थोड़ी देर बाद आपकी आएगी। इसको कॉपी करो आप। इसके बाद देखो ये जानना भी जरूरी है, जैसे आपने देखा कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या एक्सपेंसेस इंक्लूड हो सकते हैं, तो ये भी जानना जरूरी है कि ये जो फैक्ट्री ओवरहेड है, इस फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या एक्सपेंसेस इंक्लूड हो सकते हैं। देखो सिंपल अगर मैं बात करूं तो फैक्ट्री ओवरहेड्स, हमें ओवरहेड का मतलब पता चल गया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। फैक्ट्री, इसका मतलब फैक्ट्री में अगर कोई भी इनडायरेक्ट नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं तो उसको फैक्ट्री ओवरहेड में कवर कर लिया जाता है। क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं? अगर आप फैक्ट्री में कोई भी इनडायरेक्ट नेचर का मटेरियल यूज करते हो आप इसमें कवर कर सकते हो। लाइक अगर मैं बात करूं, अगर एक फर्नीचर कंपनी है, तो फर्नीचर कंपनी फर्नीचर की स्मूथनेस के लिए रेगमार यूज करती है, दैट इज ऑल्सो नोन एज सैंड पेपर इन टेक्निकल लैंग्वेज। तो इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया। इनडायरेक्ट वेजेस, जैसे फैक्ट्री में अगर इनडायरेक्ट वेजेस की बात करें तो जो सुपरवाइजर होते हैं, सुपरवाइजर की जो सैलरी होती है वो क्या है? इनडायरेक्ट वेजेस होती है। इसके अलावा फैक्ट्री का जो आप रेंट पे करते हो, अगर फैक्ट्री आपकी है तो उस सिचुएशन में डेप्रीशिएशन हो सकता है ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग। आप जो फैक्ट्री में मशीनें वगैरह यूज करते हो उसका डेप्रीशिएशन हो सकता है, दैट इज डेप्रीशिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। इंश्योरेंस हो सकता है, आप फैक्ट्री बिल्डिंग का इंश्योरेंस करवाते हो तो इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग हो सकता है। आप इंश्योरेंस करवाते हो प्लांट एंड मशीनरी का तो इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी हो सकता है। इसके अलावा जब ये प्लांट एंड मशीनरी आप चलाओगे उस टाइम पे जो इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस होगा दैट विल बी पावर। इसके अलावा हो सकता है फैक्ट्री पे आपको प्रॉपर्टी टैक्सेस पे करने पड़ रहे हो, प्रॉपर्टी टैक्सेस ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग या फिर प्लांट के प्रॉपर्टी टैक्सेस पे करने पड़ रहे हो। इसके अलावा भी अगर कोई भी फैक्ट्री का एक्सपेंस है जो इनडायरेक्ट नेचर का है आप कंसीडर करते हुए चल सकते हो। जैसे प्लांट एंड मशीनरी अगर आपने लीज पे लिया हुआ हो तो आप प्लांट की लीजिंग कॉस्ट भी यहां पे कंसीडर कर सकते हो। प्लांट एंड मशीनरी को स्मूथली चलाने के लिए ल्यूब्रिकेंट ऑयल वगैरह यूज किए जाते हैं, उनके एक्सपेंसेस आप कंसीडर कर सकते हो। तो नॉर्मली इन्हीं में से कुछ एक्सपेंसेस आपके पास एग्जाम में गिवन होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि फैक्ट्री ओवरहेड में नॉर्मली ये एक्सपेंसेस हम कवर करते हैं। इसको कॉपी कर लो आप।
फैक्ट्री कॉस्ट पे क्वेश्चन अप्लाई करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन कलेक्टेड फ्रॉम कॉस्ट रिकॉर्ड्स ऑफ ब्राइट लिमिटेड। डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट है 5 लाख रुपए, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट है 3 लाख रुपए। फैक्ट्री ओवरहेड आपको लेने हैं 20% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड आपने फैक्ट्री कॉस्ट का 20% लेना है। देखो कभी भी अगर क्वेश्चन फैक्ट्री कॉस्ट वर्ड यूज करता है तो आपके माइंड में आ सकता है कि ये फैक्ट्री कॉस्ट ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट है कि नेट फैक्ट्री कॉस्ट है। हमेशा फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब नेट फैक्ट्री कॉस्ट लिया जाता है। अगर क्वेश्चन को कभी भी ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट बोलना होगा तो वो वर्डिंग यूज करेगा ग्रॉस। अगर नेट फैक्ट्री कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट वर्ड गिवन हो तो इसका मतलब आपको नेट फैक्ट्री कॉस्ट ही कंसिडर लेते हुए चलना है। फैक्ट्री ओवरहेड लेना है आपको 20% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है फैक्ट्री ओवरहेड कैलकुलेट करके बताओ। तो इसके लिए आप अपना प्राइम कॉस्ट का फॉर्मेट और ये जो फैक्ट्री कॉस्ट की कैलकुलेशन आपने देखी है इन दोनों को आप मर्ज कर सकते हो। अगर मैं इन दोनों को मर्ज करके याद कराऊं आपको तो सबसे पहले आप डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम लेते हो, फिर डायरेक्ट वेजेस लेते हो, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करोगे ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ऐड करोगे ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस माइनस करोगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, तो आपके पास नेट फैक्ट्री कॉस्ट आएगी। आंसर नंबर सेकंड, हमें फैक्ट्री ओवरहेड की कैलकुलेशन करनी है। एक तो सबसे पहले हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल गिवन है 5 लाख रुपए का। हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट गिवन है 5 लाख रुपए। इसमें हम ऐड करते हैं डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर गिवन है क्वेश्चन में 3 लाख रुपए। इसमें हम ऐड करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बट पूरे क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं गिवन है। अगर डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं गिवन है तो इन दोनों का टोटली प्राइम कॉस्ट हो जाएगा 8 लाख रुपए। प्राइम कॉस्ट में आप ऐड किया करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स और यही तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। और क्वेश्चन ने कहा फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो फैक्ट्री कॉस्ट का 20% है। क्वेश्चन में कोई वर्क इन प्रोग्रेस वगैरह तो है नहीं, तो जैसे ही आप फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करोगे फैक्ट्री कॉस्ट कैलकुलेट होके आ जाएगी। अब क्वेश्चन का कहना है कि फैक्ट्री कॉस्ट का 20% फैक्ट्री ओवरहेड है। अगर फैक्ट्री कॉस्ट का 20% फैक्ट्री ओवरहेड है तो इसका मतलब ये प्राइम कॉस्ट जो होगी वो 80% होगी। और अगर प्राइम कॉस्ट 80% होगी जो कि 8 लाख रुपए है तो इसका मतलब फैक्ट्री कॉस्ट कितना होगा? अगर 8 लाख जो है वो 80% है तो फैक्ट्री कॉस्ट विल बी 10 लाख और 10 लाख का 20% 2 लाख रुपए आपके फैक्ट्री ओवरहेड कैलकुलेट होके आएंगे। दैट इज योर आंसर। इसको आप कॉपी कर सकते हो।
प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट के बाद हमें देखना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तीसरी कॉस्ट हमें सीखनी है कॉस्ट शीट को कंप्लीट करने के लिए कि ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे कैलकुलेट किया जाए। देखो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करने के लिए आप ऑफ कोर्स पहले प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे और प्राइम कॉस्ट के बेसिस पे फैक्ट्री कॉस्ट भी कैलकुलेट कर लोगे। तो आपको सबसे पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करने के लिए नेट फैक्ट्री कॉस्ट की जरूरत है। तो नेट फैक्ट्री कॉस्ट तो हमने कैलकुलेट कर ली। अब नेट फैक्ट्री कॉस्ट में हम कुछ एक्सपेंसेस और ऐड करते हैं। एक तो हम इसमें एडिशन करते हैं क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। अगर ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए कोई भी एक्सपेंसेस करती है तो आपने ऐड करते हुए चलना है फैक्ट्री कॉस्ट में। इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, और ये होने चाहिए प्रोसेस रिलेटेड। अगर आप जो प्रोडक्ट बनाते हो वो किस तरीके से बना रहे हो और उसकी जो प्रोसेस है उसमें आप कोई नया रिसर्च ला रहे हो, कोई डेवलपमेंट कर रहे हो कि इस प्रोडक्ट को इस तरीके से ना बनाकर ये प्रोसेस फॉलो की जाए तो शायद हमारी कॉस्टिंग कम हो जाए, प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए। तो इस तरीके की अगर आप प्रोसेस से रिलेटेड कोई भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस करते हो वो भी आपने यहाँ पे ऐड करते हुए चलने। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, लेकिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी। अगर कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन नेचर का एक्सपेंस है लेकिन वो प्रोडक्शन से रिलेट करता है, लाइक मान लो आपने कोई फैक्ट्री में मैनेजर बिठाया हुआ है। अब मैनेजर जो है वो तो है तो एडमिनिस्ट्रेशन नेचर का ही बंदा, लेकिन वो आपने फैक्ट्री में बिठाया हुआ है। तो फैक्ट्री में बिठाया हुआ है तो ये नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपेंस फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट बन गया। नहीं, एडमिन एक्सपेंस तो एडमिन का ही पार्ट है, लेकिन वो फैक्ट्री में है तो कहीं ना कहीं वो प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज को मैनेज करता है। अगर वो प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटी को मैनेज करता है फैक्ट्री में बैठ के, है एक्सपेंसेस एडमिनिस्ट्रेशन का ही लेकिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन है, तो आपने फैक्ट्री ओवरहेड में ना लेकर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी यहां पे कंसीडर करते हुए चलना है। इसके अलावा अब जब आप प्रोसेस कर रहे हो, जब प्रोसेस करते हैं तो नॉर्मली कुछ स्क्रैप वगैरह जनरेट होते हैं। सिंपल सी बात है, आप अगर कपड़े से शर्ट बनाओगे तो कटिंग वगैरह में कुछ ना कुछ स्क्रैप निकल के आता है और वो स्क्रैप मार्केट में सेल भी हो जाया करता है और उससे कुछ पैसा मिल जाता है। तो अगर सेल ऑफ स्क्रैप, कोई भी स्क्रैप जनरेट हुआ और उसको बेचकर आपको कुछ पैसा मिल गया, जब पैसा मिल गया तो कॉस्ट कम हो जाएगी और कॉस्ट कम हो जाएगी तो आप माइनस करोगे सेल ऑफ स्क्रैप, या फिर इसको क्रेडिट फॉर स्क्रैप भी बोला जाता है कि जो भी स्क्रैप बिक गया उसके लिए डेबिट का मतलब होता है एक्सपेंस, क्रेडिट का मतलब होता है इनकम। तो एक तरीके से ये इनकम है तो हमने माइनस कर दिया। इसके अलावा अगर कोई प्राइमरी पैकिंग की कॉस्ट है, प्राइमरी पैकिंग का मतलब होता है बिना उस पैकिंग के प्रोडक्ट मार्केट में सेल नहीं किया जा सकता। लाइक सिंपल सी बात है, आप टूथपेस्ट का एग्जांपल ले लो। अब टूथपेस्ट नॉर्मली ट्यूब्स में आता है। मान लो मैं कहूं कि ट्यूब की जो कॉस्ट है क्या वो जरूरी है कि नहीं है? क्या ऐसा पॉसिबल है कि टूथपेस्ट मार्केट में बिना ट्यूब के लाकर बेचा जा सके या बिना डब्बे के लाकर बेचा जा सके? ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप जस्ट इमेजिन करके देखो, आप मार्केट में जाके कहते हो भाई साहब 1 ग्राम कोलगेट दे देना, और वो उस कोलगेट को वजन करके दे रहा है आपको एक पॉलीथीन में डाल के, किलो भाई साहब, वो पॉलीथीन में ही चिपका रह जाएगा कहीं ना कहीं। तो कहीं ना कहीं कुछ चीजों के लिए प्राइमरी पैकिंग, दैट इज पहली पैकिंग मैंडेटरी होती है। अब इसको प्राइमरी पैकिंग क्यों बोला गया? टूथपेस्ट की जो ट्यूब है वो तो मैंडेटरी है, लेकिन उस ट्यूब के ऊपर जो बॉक्स होता है, क्या वो बॉक्स भी जरूरी है? क्या बिना बॉक्स के वो प्रोडक्ट मार्केट में नहीं बेचा जा सकता? बिल्कुल बेचा जा सकता है। तो वो कहीं ना कहीं सेकेंडरी पैकिंग होती है, जस्ट आप अपने प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए वो पैकिंग दे रहे हो। प्राइमरी पैकिंग वो पैकिंग है जो प्रोडक्ट के लिए मैंडेटरी होती है, वो यहां पे आपने कंसिडर लेते हुए चलना है। जब आप ये प्लस माइनस करोगे
ये जो आपकी कॉस्ट कैलकुलेट होके आएगी, इस कॉस्ट को बोला गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज योर प्रोडक्शन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसको आप कॉपी करो सबसे पहले तो। इसके बाद देखो ये जानना भी जरूरी है कि ये जो क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट है और ये जो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी है, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। देखो क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट में ऐसे कोई ज्यादा एक्सपेंसेस इंक्लूड नहीं होते। क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए जो भी आप एक्सपेंसेस कर लो वो क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट होती है। नॉर्मली इसमें देखो कवर किया जाता है, एक तो एक्सपेंसेस पेड फॉर क्वालिटी कंट्रोल चेक एक्टिविटीज। आप क्वालिटी को चेक करने के लिए कोई भी एक्टिविटी करते हो तो उसके लिए जो भी एक्सपेंसेस पेड करते हो वो क्वालिटी कंट्रोल की कॉस्ट है। इसके अलावा सैलरी पेड टू क्वालिटी कंट्रोल स्टाफ। अब अगर आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट बना रखा है, उसमें 2, 4, 5 बंदों का स्टाफ है, तो उनकी जो भी सैलरी है दैट इज कवर्ड इन क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। इसी तरीके से अगर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड की बात करें, ये एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड स्पेसिफिक है। ये जो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है ये स्पेसिफिक है, दैट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी है। ध्यान रखना, अभी एक और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आएगा, इसी वजह से मैं बार बार जोर दे रहा हूं कि ये रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी है। अब देखो प्रोडक्शन एक्टिविटी से एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कैसे रिलेट कर सकते हैं। मान लो आप, अभी मैंने जैसे कहा, फैक्ट्री से रिलेटेड कोई भी काम है और उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस आप पे कर रहे हो। फैक्ट्री मैनेजर को जैसे मैंने बोला, उसको अगर सैलरी पे कर रहे हो, है फैक्ट्री में, लेकिन वो नेचर तो देखो सैलरी कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन नेचर ही होता है। काम तो उसका मैनेजर लेवल का है। अब मैनेजर है तो मैनेजर तो एडमिन में कवर किया जाता है, लेकिन वो फैक्ट्री में बैठता है जिसकी वजह से उसकी सैलरी जो है प्रोडक्शन से रिलेट कर गई। तो अगर कोई भी एडमिन लेवल का बंदा है लेकिन उसका जो काम है वो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो उसके जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी में कवर होंगे। फॉर एग्जाम्पल, पहला एक्सपेंस है एक्सपेंसेस पेड फॉर फैक्ट्री वर्क टू द मैनेजर। मैनेजर को अगर आप कोई भी एक्सपेंसेस करते हो मैनेजर के लिए जो कि फैक्ट्री से रिलेट करता है, तो दैट विल बी कवर्ड इन एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी। इसके अलावा सैलरी पेड टू स्टाफ
फॉर प्रोडक्शन कंट्रोल, प्रोडक्शन की एक्टिविटी प्रॉपर चल रही है नहीं चल रही, उस प्रोडक्शन एक्टिविटी को कंट्रोल करना कि भाई हमें मार्केट में 50,000 यूनिट बनाकर बेचनी है, 50,000 यूनिट बननी चाहिए। उसके लिए अगर आप कोई भी स्टाफ वगैरह मेंटेन करते हो तो उसको जो सैलरी पे की जाती है, नेचर एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, लेकिन काम हो गया प्रोडक्शन को कंट्रोल करना, तो दैट विल बी कवर्ड इन एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी। इसको आप कॉपी कर लो। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ मटेरियल है ₹13 पर यूनिट, एक यूनिट की मटेरियल की कॉस्ट 13 रुपए। लेबर की कॉस्ट है 7.50 पर यूनिट, एक यूनिट की लेबर कॉस्ट है 7.5। फैक्ट्री ओवरहेड है 45,000 के। ऑफिस ओवरहेड कह दो, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कह दो, एक ही बात है। रिलेटेड टू प्रोडक्शन है 50,000। नंबर ऑफ यूनिट्स हैं 10,000 यूनिट्स और डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हैं 10,000। आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करके देना है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर आपको कैलकुलेट करना है तो पहले प्राइम कॉस्ट आएगी, देन नेट फैक्ट्री कॉस्ट आएगी और उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा। आंसर नंबर 3, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, 2 कॉलम में आप कैलकुलेशन करेंगे पर्टिकुलर्स और अमाउंट। सबसे पहले आप कंसिडर करेंगे मटेरियल की कॉस्ट, दैट इज कॉस्ट ऑफ मटेरियल। 13 रुपीज पर यूनिट है और नंबर ऑफ यूनिट आप बना रहे हो 10,000, तो 1,30,000 विल बी मटेरियल कॉस्ट। इसमें आप ऐड करेंगे लेबर की कॉस्ट। लेबर की कॉस्ट है 7.5 पर यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट आप बनाओगे 10,000, तो लेबर की कॉस्ट आएगी 75,000। इसमें आप ऐड करते हो डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस एट द एंड क्वेश्चन में गिवन है 10,000 के, तो इसका टोटल आ गया 2,15,000 और दैट इज नॉन एज आवर प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में आप ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड गिवन है क्वेश्चन में 45,000 के, तो 2,60,000 ये सीधा सीधा आपका फैक्ट्री कॉस्ट आ गया, क्योंकि क्वेश्चन में कोई वर्क इन प्रोग्रेस का जिक्र तो है नहीं। फैक्ट्री कॉस्ट में आप ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, दैट इज ऑफिस ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी। देखो क्वेश्चन में कोई क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कोई भी प्राइमरी पैकिंग, स्क्रैप वगैरह तो गिवन है नहीं। एडमिन ओवरहेड गिवन है रिलेटेड टू प्रोडक्शन, ऑफिस ओवरहेड के नाम से 50,000, तो ये आ जाएगा आपका 3,10,000।
और यही आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी है। इसको आप कॉपी कर सकते हो। देखो, जैसे आप फैक्ट्री ओवरहेड को वर्क्स ओवरहेड भी बोल सकते हो, वैसे ये जो फैक्ट्री कॉस्ट है इसको वर्क्स कॉस्ट भी बोल सकते हो। एक्चुअल में फैक्ट्री का दूसरा वर्ड है वर्क्स, तो अगर फैक्ट्री ओवरहेड को आप वर्क्स ओवरहेड बोल सकते हो तो फैक्ट्री कॉस्ट को वर्क्स कॉस्ट भी बोला जा सकता है। एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, प्राइम कॉस्ट है 12,50,000 रुपए, वर्क्स कॉस्ट है 20 लाख। वर्क्स कॉस्ट इज नथिंग, फैक्ट्री कॉस्ट 20 लाख, एंड ऑफिस ओवरहेड related to production activity, office overhead, administration overhead related to production activity are 30% of factory overhead। जो factory overhead होगा उसका 30% admin overhead होगा related to production activity। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है what is the cost of production, आपको cost of production कैलकुलेट करके देनी है। तो देखो, क्वेश्चन में प्राइम कॉस्ट तो गिवन है, इसका मतलब हमें प्राइम कॉस्ट के बाद फैक्ट्री कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट के बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे पहुंचना है। आंसर नंबर 4, प्राइम कॉस्ट गिवन है, प्राइम कॉस्ट गिवन है 12,50,000। अब प्राइम कॉस्ट में आप ऐड किया करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। जब फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करते हैं तो ये जो फिगर कैलकुलेट होते आती है इसको आप बोल सकते हो फैक्ट्री कॉस्ट, दैट इज वर्क्स कॉस्ट। क्वेश्चन का ये वर्क्स कॉस्ट जो है वो 20 लाख है, इसका मतलब बैलेंसिंग फिगर में 7,50,000 आपके फैक्ट्री ओवरहेड है, और देन हमें कंसिडर करना है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, दैट इज ऑफिस ओवरहेड related to प्रोडक्शन एक्टिविटी। और क्वेश्चन का ये फैक्ट्री ओवरहेड का 30% लेना है। फैक्ट्री ओवरहेड पता चल गया अपने को 7,50,000 है, तो इसका 30% 2,25,000 ये आपका ऑफिस ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन है, तो 22,25,000 ये आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसको आप कॉपी कर लो, सिंपल क्वेश्चन था। तो देखो, आज की क्लास में एक छोटा सा हमारा डिस्कशन ये था
मेन टारगेट तो हमारा कॉस्ट शीट बनाना है, लेकिन कॉस्ट शीट को बनाने के लिए आपको 5 तरीके की कॉस्ट समझनी है। प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड टोटल कॉस्ट। उसमें 3 कॉस्ट हमने समझ ली। प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे कैलकुलेट होगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल प्लस कैरीज इनवर्ड या फ्रेट इनवर्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया, ऐड करोगे डायरेक्ट वेजेस, ऐड करोगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। प्राइम कॉस्ट से फैक्ट्री कॉस्ट पे पहुंचना है तो प्राइम कॉस्ट में आप ऐड करोगे फैक्ट्री ओवरहेड, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आएगा। देन आप ऐड करोगे ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस माइनस करोगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, आपके पास नेट फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा। फैक्ट्री कॉस्ट इज ऑल्सो नॉन एज वर्क्स कॉस्ट। जब फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा तो उससे हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे पहुंचना है। फैक्ट्री कॉस्ट में क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी और प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट, ये 4 एक्सपेंसेस तो ऐड करने हैं। अगर कोई स्क्रैप जनरेट हुआ, उसको बेचकर कुछ पैसा मिल गया तो सेल ऑफ स्क्रैप या क्रेडिट ऑफ स्क्रैप के नाम से आप उसको माइनस करके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट कर सकते हो। 4 क्वेश्चन हमने कर लिए, इसको एक बार आप रिवाइज करो। नेक्स्ट क्लास में हम इसी को कंटिन्यू करते हुए अपनी टोटल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल वगैरह भी कैलकुलेट करना सीखेंगे। अकॉर्डिंगली आपके सामने पूरा का पूरा कॉस्ट शीट का फॉर्मेट आ जाएगा। चलो इसको रिवाइज करके आओ, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।